कि किस तरह से जनसंख्या परिवर्तन के द्वारा पूरा डेमोग्राफी बदल दी गई है। किसी समुदाय की, किसी जात की, किसी वर्ग विशेष की जनसंख्या बढ़ते तो सुनी होगी, लेकिन आप 60 साल में वो 17% वो कम हो गए। लेकिन यही बात नहीं खत्म होती। और जो मुस्लिम जनसंख्या थी वो 1951 में 9.5% थी, 9.4, लेकिन 2011 में वो 22.7% हो गई। ये आप में चौंकाने वाला आंकड़ा है कि मुसलमान 150% बढ़े और जो हिंदू थे वो करीब 150% कम हुए। जितना भारत के अंदर जो चीजें चल रही थी कि एक मुस्लिम बहुल इलाका, मतलब सेंसिटिव क्षेत्र, संवेदनशील इलाका, हम लोग अखबार में लिखते पढ़ते रहे। संवेदनशील इलाका मतलब जहां पर मुसलमान ज्यादा हैं। संवेदनशील इलाका जहां पर आप अपना मूर्ति विसर्जन यदि करेंगे तो आप खौफ में रहेंगे, शोभा यात्रा निकालेंगे तो आप हो सकता है घर वापस नहीं आए। ये योगी के राज में भी ये करने की हिम्मत बहराइच में कर दिया। उस बीच प्रधानमंत्री ने जिस व्यक्ति को भारत के उपराष्ट्रपति, हम लोग अक्सर कहते रहे भारत के उपराष्ट्रपति जो बने वो कानूनविद हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर रहे हैं, वो अक्सर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम पर प्रहार करते रहे, लेकिन राष्ट्रपति पद पर बैठकर उन्होंने जो आज देश को चेतावनी दी है इस जनसंख्या घनत्व को लेकर, वो चौंकाने वाला है। पहले जरा सुन लेते हैं उपराष्ट्रपति महोदय को, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं क्या कहा है धनखड़ साहब ने, कैसी चेतावनी दी। This force has to emerge. This century has to belong to Bharat. And that will be good for humanity. That will contribute to peace and harmony on the planet. And therefore, it will be national disservice of extremity if we turn Nelson's eye to the dangers of demographic upheavals that are taking place in this country. Organic, natural, demographic change is never upsetting. But a demographic change brought about in a strategic manner to achieve an object offers a scene that is frightening. Analyzing this menacing development over the last few decades will turn out to be an eye-opener. Take any state and you will find demographic change has a pattern. That pattern offers a challenge to our values, to our civilizational ethos, to our democracy. If this challenge, which is alarmingly worrisome, is not addressed in a systemic manner, it will graduate to existential challenge. It has happened in the world. I need not name countries that have lost their identity 100% because of this demographic disorder, demographic earthquake. Demographic disorder is no less severe in consequences than even a nuclear bomb. ये तो न्यूक्लियर बॉम्ब कह गए। मैं मनीष जी जो उपराष्ट्रपति ने कहा है, मैं इसका हिंदी तर्जुमा आपको बता देता हूं कि उन्होंने कहा क्या है, उसके बाद फिर हम लोग इस पर बात करते हैं। कि उन्होंने कहा कि भारत एक स्थिर वैश्विक शक्ति है, इस शक्ति को उभरना ही होगा, यह सदी भारत की होनी चाहिए और यह मानवता के लिए अच्छा होगा। अगर हम इस देश में हो रहे जनसांख्यिकी उथल पुथल के खतरों पर नीलसन की नजर डालते हैं तो यह अतिवाद का राष्ट्रीय अपमान होगा। जैविक, प्राकृतिक, जनसांख्यिकी परिवर्तन कभी भी परेशान करने वाला नहीं होता है, लेकिन किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए रणनीतिक तरीके से लाया गया जनसांख्यिकी परिवर्तन एक भयावह दृश्य उत्पन्न करता है। पिछले कुछ दशकों में इस भयावह विकास का विश्लेषण करना आंखें खोलने वाला होगा। किसी भी राज्य को आप लें और आप पाएंगे कि जनसांख्यिकी परिवर्तन का एक पैटर्न है। यह पैटर्न हमारे मूल्यों, हमारी सभ्यतागत प्रकृति और हमारे लोकतंत्र के लिए एक चुनौती पेश करता है। अगर इस चुनौती जो चिंताजनक है को व्यवस्थित तरीके से बताया नहीं किया गया तो यह अस्तित्व की चुनौती बन जाएगी। यह दुनिया में हुआ है। मुझे उन देशों के नाम लेने की जरूरत नहीं है जिन्होंने इस जनसांख्यिकी विकार के कारण
अपनी पहचान 100% खो दी है। जनसांख्यिकी परिवर्तन परमाणु बम से कम गंभीर नहीं है। यहाँ पे उन्होंने अपनी बात खत्म की है। तो आप सोचिए कि ये जो कैसे, अभी आपको 2-3 स्टेट का बताता हूं कि किस तरह से जनसंख्या परिवर्तन के द्वारा पूरा पूरा डेमोग्राफी बदल दी गई है। तो पहले आप जरा आ जाए मनीष जी, वो जो जहाँ के संदर्भ में बात कर रहे थे कि उस संथाल परगना, आप परिचित होंगे, झारखंड में जो है वो आदिवासी इलाका, तो वो एक पूरा डिवीजन है संथाल परगना, वो आदिवासी बहुल ही है एक तरह से। वहां पहले 100% आदिवासी ही रहते थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वहां थोड़ा सुधार होना शुरू हुआ। लेकिन 1951 की जो हमारे वो थी जनसंख्या हुई थी, जनगणना हुई थी, तो 1951 में उस संथाल परगना में 45% आदिवासी रहते थे। जरा गौर करिएगा, 1951 में 45% आदिवासी रहते थे, और 2011 में यानी 60 साल के बाद जो 2011 की जनगणना हुई, आखिरी जनगणना वही है, तो जो 45% थी 1951 में, वो मनीष जी घटकर 28% आ गई। यानी ये आपने समय के साथ किसी समुदाय की, किसी जात की, किसी वर्ग विशेष की जनसंख्या बढ़ते तो सुनी होगी, लेकिन आप 60 साल में वो 17% वो कम हो गए। लेकिन यही भी बात नहीं खत्म होती। और जो मुस्लिम जनसंख्या थी वो 1951 में 9.5% थी, 9.4, लेकिन 2011 में वो 22.7% हो गई। यानी मुस्लिम संख्या करीब करीब बढ़ी 150%। ये आप में चौंकाने वाला आंकड़ा है कि मुसलमान 150% बढ़े और वो जो हिंदू थे वो करीब करीब 150% कम हुए। तो ये कैसे हो गया? ये कोई इसको आप कोई स्वाभाविक या नैसर्गिक रूप नहीं कह सकते कि अपने आप हो, अपने आप ये नहीं होता, इसके लिए प्रयास करने पड़ते। और अभी बताऊंगा मनीष जी। लेकिन ये केवल संथाल परगना का ही मामला नहीं है। और इसकी जो मनीष जी जरा अब इसकी मुस्लिम ग्रोथ रेट आप देखिए कि संथाल परगना में जो आदिवासी वहां पे रह रहे थे, या जो राष्ट्रीय स्तर के जो हमारी के दौरान वो उस जनगणना की जो रफ्तार थी वो 4.4% थी। लेकिन जो मुसलमानों की उस संथाल परगना के अंदर ग्रोथ रेट थी वो 13.3% थी। यानी करीब करीब 3 गुना ज्यादा रफ्तार से मुसलमान बढ़ रहे थे। तो ये तो मैं अब भी मनीष जी मेरी समझ में नहीं आता, जरा आके बता दे कोई सेकुलर देता जो है। ये तो मैं समझ सकता हूँ कि चलिए आदिवासी घट गए, कहाँ घट गए समझा नहीं पाएंगे, लेकिन मान लिया घट गए। ये बढ़ कैसे गए? ये कैसे हो सकता कि एक कौम घट रही थी और एक बढ़ रही थी? ये नहीं हो सकता। एक होता तो बात समझ में आती। तो वो बता रहा है कि वो जो है 4.5% की रफ्तार थी बढ़ने की, और इनके बढ़ने की रफ्तार 13.5% थी। यानी 3 गुनी रफ्तार से ये बढ़ रहे थे। और आसाम में मनीष जी, आसाम में दर्शक आप सुनकर चौंक जाएंगे कि वहां के 11 जिले, मैं 1-2 जिले की बात नहीं कर रहा हूं, 11 जिले, वहां पर 50 से 60% नहीं, 60 से 98% की आबादी हो चुकी है मुसलमानों की। यानी वो मुस्लिम बाहुल्य नहीं, पूरी तरह पाकिस्तान वो बन चुके अगर आप बात करें तो। और वो 11 जिले हैं, तो 11 जिलों में इस तरह की आबादी। और जरा बंगाल का सुन लीजिए, जो मैं ये 3 जो बॉर्डर के लगे हुए राज्य हैं जहां पर सबसे बड़ी समस्या है बांग्लादेशियों की, कि 1951 की जो जनगणना थी उसमें बंगाल में मुसलमानों की आबादी थी 51 लाख, और आज की तारीख में मुसलमानों की आबादी, आज की तारीख में नहीं, मैं 2011 की जनगणना बताता हूँ कि 1951 में 51 लाख और 2011 में 2,47,00,000, यानी करीब करीब 5 गुना। तो ये आबादी जो है, ये आप समझ लीजिए कि किस तरह से देश के बाहर से लाकर मुसलमानों को बसाकर देश का पूरा चरित्र ही बदला जा रहा है। और जिस पर आप बात करिए, जिस पर कोई कठोर कदम उठाने की मांग करिए, तो ये सेकुलर किस तरह से नाचने गाने लगते हैं, ये सब आप जानते हैं। और ये यहाँ पर भी मनीष जी आसाम वाली कहानी, आसाम का संथाल परगना वाली कहानी है कि पूरे देश में जो ग्रोथ रेट थी जनसंख्या की वो थी 4.3%, लेकिन बंगाल में मुसलमानों की ग्रोथ रेट 7.4%, यानी उससे करीब करीब दुगनी। तो ये दुगने कैसे बढ़ने लगे? ये क्या रात दिन यही काम करते हैं? नहीं, तो उसका जो बड़ी बड़ी कमेटियां जिनकी रिपोर्टें हैं कि बड़े सुनियोजित तरीके से बांग्लादेश से लाकर यहाँ पे मुसलमान बंगालियों को बसाया जा रहा, और वो गति
लगातार तेज होती जा रही है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई है। और उसका 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 एक रिपोर्ट है मनीष जी, वो भी जरा दर्शक समझ ले कि 1951 में 1961 में 1961 तब हिंदुस्तान में करीब करीब 3 लाख बांग्लादेशी रहते थे, 3 लाख बांग्लादेशी थे। और 2001 की जो जनगणना हुई थी, यानी 40 साल, 1902 जो 3 लाख बांग्लादेशी थे, वो 2001 में उनकी संख्या हो गई थी 42.35 लाख। यानी यानी आप सोचिए कहां से कहां पहुंच रहे हैं। और ये इस पर बात नहीं करते, इस पर बात करने नहीं देते किसी को। 13 14 गुना ज्यादा, 14 तिया 42 होता है, तो जो 3 लाख से कुछ कम थी वो 3 लाख बढ़ के 14 गुना बढ़ी और वो 42 लाख हो गई। तो ये ऐसे तो नहीं हो गई, इसका मतलब कहीं से लोग लाए गए, कहीं लोग प्लांट किए गए। और उसका नतीजा है कि बंगाल आज अब वही हो रहा है कि दुर्गा पूजा करना मुश्किल है, रामलीला निकालना मुश्किल है, आप दशहरा नहीं कर सकते। इस हालत में उन्होंने अभी पहुंचा दिया, जब अभी 2011 के हिसाब से वहां आबादी जो जनसंख्या जो है वो 28-29% है। अगर अब करा ली जाए तो भगवान जाने और ज्यादा हो गई होगी, क्योंकि अब तो ममता बनर्जी है और वहां खुलकर नंग नाच हो रहा है मुस्लिम तुष्टीकरण का। बिल्कुल बड़े चौंकाने वाला है कि आप देखिए कहाँ म्यांमार और कहाँ जम्मू, बड़ी संख्या में वहां कश्मीरी पंडित तो नहीं बस पाए, लेकिन रोहिंग्या जम्मू में बस रहे हैं, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, जयपुर में, तब लखनऊ में। ऐसा लग रहा है कि पूरे प्लांट वे में इन सबको बसाया गया और इसके मतलब एकदम स्क्रिप्टेड स्टाइल में सब कुछ हुआ। और उपराष्ट्रपति वहीं इशारा कर रहे थे कि एटम बम की तरह फट रही थी कंडीशन में। इसीलिए उपराष्ट्रपति ने उसको बोला। लेकिन आप फिर मैं बात करूंगा कि इतनी महत्वपूर्ण बात बोली उन्होंने, और वो केवल हवा में बातें नहीं कर रहे। उसके पीछे जो मैंने अभी आंकड़े बताए, बड़े सतही आंकड़े हैं, बड़े शुरुआती दौर के आंकड़े हैं। इसमें जितना आप डिटेल में चलते चले जाएंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में परमाणु बम का ही मामला है। लेकिन क्या किसी न्यूज चैनल ने कल इस बात को रिपोर्ट किया, या किसी न्यूज चैनल ने आज इस पर बात की? ये नहीं करेंगे। तो आप इनको क्या कहूं, इनके लिए ये इस तरह से हमको असली मुद्दों से बरगलाते हैं, असली मुद्दों से हमारा ध्यान भटकाते हैं। इनको भी पैसा मिल रहा है, कौन देने रहा है, क्या कर रहा है, इसकी सरकार को जरा एक NIA से अलग विंग बना के जांच होनी चाहिए कि जो देश के संबंधित मुद्दे हैं, देश की सुरक्षा से संबंधित मुद्दे हैं, वो गायब है इन न्यूज चैनलों से। बिल्कुल। और चौंकाने वाली बात है कि सोशल मीडिया पर तो कुछ चल रहा है, लेकिन न्यूज चैनल से भारत के उपराष्ट्रपति ये बात कर रहे हैं। ये बात कौन कह रहा है ये भी महत्वपूर्ण है, और उसके बाद भी इतनी बड़ी चेतावनी को छुपाया गया। इसीलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अब तक वो फैक्ट, उस नैरेटिव को समझाने की कोशिश किया जाए। पूरा ब्लैकआउट कर दिया मनीष जी, ताकि कोई देश में इसको सुने ही ना कि उपराष्ट्रपति ने क्या कहा है। और विद्वान राष्ट्रपति हैं, ये सबसे खास बात है। ये हामिद अंसारी जैसे उपराष्ट्रपति नहीं है जो अपने देश के जासूस पकड़वा के मरवाता था, देश की गद्दारी करता था, नमाज के समय वो उठ के चला जाता था, वहां पर राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित करा देता था। इस तरह का सांप्रदायिक और गद्दारी करने वाला उपराष्ट्रपति वैसे उपराष्ट्रपति नहीं। इन उपराष्ट्रपति को लोग याद करेंगे कि हाँ, जगदीप धनखड़ एक यहाँ पे उपराष्ट्रपति हुआ करते थे।